अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो 2-3 नावल्स लगाए हैं वो लव स्टोरी बेस्ड नावल थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो ये सस्पेंस बेस्ड नावल है। मुझे पढ़ के तो अच्छा लगा। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 10वां रिश्ता था जो इनकार कर गया है तुम्हारे लिए। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस मोटापे से। आलिया बेगम सर झुकाए बैठी हुई बेटी पर बरस रही थी। लेकिन मम्मा, चुप, एकदम चुप। परेशान कर रखा है तुमने। खाना तुमने नहीं छोड़ना, जिम तुमने नहीं जाना, वर्जिश तुमसे नहीं होती। आहर क्या करूं मैं तुम्हारा। वो मनाल देखो, तुमसे 1 साल छोटी है से शादी हो रही है उसकी, लेकिन पता नहीं तुम किस पर चली गई हो। ना शक्ल ना अकल, और रही सही कसर तुम्हारे इस मोटापे ने पूरी कर दिया। आलिया बेगम अगली पिछली सारी कसर निकाल रही थी उस पर, जो सामने टेबल पर पड़े हुए समोसों की प्लेट को बेचारगी से देख रहे थे। क्या कह रही हूँ मैं तुमसे? कल से तुम जिम जाओगी और खाना वगैरह बंद, समझी तुम? आलिया ने उसके सर पर उंगली मारते हुए गुस्से से समझाया था। बट मम्मा, खाने के बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगी? उसने जल्दी से पूछा, जबकि आलिया बेगम दांत पीस कर आएगी जिस लड़की ने उनकी नाक में दम कर रखा था। ये एक साफ सुथरे गांव का मंदिर था जहां सब मकान ही मिट्टी के बने हुए थे, सिवाय एक पुरानी हवेली के जो काफी कदीम जानी जाती थी। ये हवेली बाहर से काफी पुरानी दिखती थी और कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ से अजीबो और गरीब से रोने की आवाजें आती हैं। बस एक इंसान के अलावा इस हवेली में कोई कदम नहीं रहता था। शाम होते ही सब लोग हवेली के पास से गुजरने से इज्तनाब करते थे। वो हवेली के गार्डन में रखी हुई चेयर पर आंखें बंद किए हुए बैठा था, सर पीछे की तरफ गिराए। वो नीम दरासा था, उसका चेहरा किसी ने आज तक नहीं देखा था। वो एक पुर इसरार सा इंसान था। सब लोग उसके पास जाने से खौफ खाते थे। वो ठंडी हवा में गहरा सांस लेता उठकर बैठा, चेहरे पर हाफ ब्लैक नकाब था, जबकि ब्लू आंखें वो एक सर्दपन वाजा थे। वो मुस्कुराता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा और मुस्कुराहट बहुत ही पुर इसरार थी। वैसे हैरत की बात है, तुम एक मंथ में जापान से कैसे आ गए? मारिया ने तकी साहब की आगे से चाय का कप रखते हुए तनजिया से उससे पूछा था। मुझे मेरे डैड की याद आ रही थी तो चली आई। उसे ब्रेड की प्लेट से बैठ लेते हुए उनने जवाब दिया। रहमान साहब ने संजीदगी से अपनी बेटे को देखा। वाह, एक माँ तो तुम रोती रही हो वहां पर एडमिशन के लिए, जब तुम्हें इजाजत दे दी गई तो एक माँ में सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आई। कैसे हद बीबी, कैसे? हाजिब ने उसके साथ वाली चेयर पर बैठते हुए तन से पूछा। वो घबराई। मैंने कहा तो है कि मुझे मेरे डैड की याद आ रही थी तो चली आए, उसने तन कर जवाब दिया। मैं बताता हूँ अम्मी, ये एक लड़की को पीटने के जुर्म में और एक लड़के की टांग तोड़ने पर जेल में हाफ मंथ रही है। हाजिब ने तन से उसे देते हुए कहा था, जबकि बाकी सब हैरत से उसके मासूम चेहरे को देख रहे थे। वो दांत पर दांत जमाए हुए हाजिब को देख रही थी। जमानत किसने करवाई? मारिया बेगम ने शौक से अपने बेटे से पूछा। चाचू गए थे जापान, उन्होंने नहीं करवाई है। हाजिब ने संजीदगी से अपनी वालदा को बताया। सब खाना छोड़कर हर रहमान को देख रहे थे, सवाए हाजिब के और रहमान साहब के। आप सब लोग मुझे घूरना बंद करें, वो गुस्से से बोली थी, जिस पर सब सर जटते हुए खाने की तरफ मुतवज्जो हुए। हद ने हाजिब को गुस्सैली नजर से देखा था, जो तंजिया मुस्कान से उसे देखता हुआ चाय का कप मुंह से लगा गया था, जबकि रहमान साहब सख्त नजर से अपनी बेटी को देख रहे थे, जिनसे वो बाखूबी आगाह थी। वकार शराजी, रहमान शराजी, तकी शराजी और जुनेद शराजी 4 भाई हैं। वालिदैन का इंतकाल बहुत साल पहले हो चुका था और चारों भाई इकट्ठे ही रहते हैं। वकार साहब जरा तीखे मजाज के मालिक है। उनकी बेबी आलिया जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मजाज की मालिक है। उनके 3 बच्चे हैं, मिर्रा, हन्नाद और हाजिम। मीरा सामने रंग की मोटी और जिसामत की लड़की है। वो कामचोर और नरम मजाज की है, लेकिन कोई उसे हाथ पसंद नहीं करता सिवाय हर्द के। रहमान साहब की बीवी सफूरा है, जो ज्यादातर कमरे में रहती है और हर्द पर बरसती रहती है। उनकी एक ही बेटी है हर्द, जो मिहरा से 2 साल छोटी है और बहुत ही लड़ाका मजाज लड़की है। गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पर रहता है। पहचान उसकी 2 पोनियां हैं। उसे आज तक पोनियों के बगैर किसी ने नहीं देखा था। तकी सामने जरा तीखे मजाज की है। उनकी बीवी मारिया, जो फितरन बहुत चालाक औरत है। उनके 2 बेटे और एक बेटी है, मारू, जो नाजुक मजाज और बहुत ही नढ़ीली है। वो हर्ड से 1 साल छोटी है और बहुत ही खूबसूरत भी है। हाजिब और हमूद उनके 2 बेटे हैं और हाजिब के आते अपनी माँ पर है। उसे हर्ड से खुदा बस्ते का बेर है। और जुनैद साहब गैर शादीशुदा है। उनका बिजनेस में एक नाम है और सबसे ज्यादा मोहब्बत वो मिर्हा से करते हैं। पता नहीं अम्मी को मेरे खाने से क्या प्रॉब्लम है, अब मैं खाऊंगी नहीं तो जिंदा कैसे रहूंगी? मीरा उसके छोटे झूले पर बैठी हुई जिले हुए दिल से बोली थी। उसने मिर्हा का घूरा जो मुंह बसोरे से देख रही थी। तो प्रिंसेस मिर्हा, मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ? हद ने गहरा सांस लेते उससे पूछा। तुम प्लीज मुझे जिम जाने से रुकवा दो, और मम्मा से इस बार ठान ली है वो मुझे जिम बेच कर ही छोड़ेंगे। मैं कहाँ खाने के बगैर और सोने के बगैर रह सकती हूँ? मिर्हा ने जर्सी की पॉकेट से एक कैंडी निकालते हुए हद से कहा, जो उसे कैंडी खाते देखकर आईब्रो उचका कर रह गए थे। जिम तुम्हें हम बेच कर ही छोड़ेंगे।
बच्चू अपनी जिस्म देखी है, 80 किलो वजन हो गया तुम्हारा, खाकर सो जाती हो या लेट कर टीवी देखती रहती हो, और कोई एक्टिविटी है तुम्हारी? तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा? हर्ट एक्टिंग हर रहमान के साथ नहीं चलेगी, समझी? कल से जा रही हो तुम। आंटी कितनी परेशान रहती है तुम्हारी वजह से। हद ने गेंद को जोर से किक मारते हुए गुस्से से कहा, और तुम्हारी वजह से जो पूरी कॉलोनी परेशान है, मर क्यों नहीं जाती तुम? हाजिब ने गेंद को नीचे से उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए सर्द लहजे में कहा। हद ने सराय से गेंद कैच की, वरना गेंद सीधी उसके मुंह पर लगती। मीरा भी से घूरते हुए झूले से खड़ी हुई थी। हद ने दांत पर दांत जमाते हुए उसे देखा था, जो हल्की मुस्कान से उसे देख रहा था। हद ने ना आओ देखा ना ताओ, खींच कर गेंद उसके मुंह पर मारी, जो सीधी उसके माथे पर लगी थी। वह चीखता हुआ नीचे बैठा था। मीरा ने होंठों पर सराइयत से हाथ धराकर हद को देखा, जो सख्त नजर से उसे देखती हुई अपनी जगह पर जमी थी। ये बाल मेरा नाश्ता हड़ाप करने पर तुम्हें मारिया, आइंदा जान ले लूंगी अगर चिट्टा। अगला लफ्ज उसके मुंह में हिराया गया था जब सफूरा बेगम का करारा सा थप्पड़ उसे ताकत कर गया था। जान ले लूंगी तुम? हाँ, किस किस की जान लोगे? मनहूस लड़की, मेरे भाई को तो मार चुकी हो, अब दूसरे लोगों को धमकियां देती शुरू कर दी है तुमने। मार दूंगी मैं तुम्हें, बेगैरत लड़की। सफूरा बेगम ने तो कानों से पकड़ कर झंझोगा गुस्से और नफरत से पूछा। वो जौबन स्पाट चेहरे से उन्हें देखती रहती, मीरा परेशानी से, जबकि हाजिब अब कमीनी मुस्कान से उसके स्पाट चेहरे को देख रहा था। आहर कब तक तुम्हारा बाप तुम्हारी जमानतें करवाता फिरेगा? पता नहीं किसका गंदा खून हो। वो नफरत से कहती हुई टक टक करती बाहर निकल गए थे। पीछे वो सख्त नजर से उनकी पूछ देखती हुई अपनी साइकिल की तरफ बढ़े। साइकिल पर बैठी बिना इर्द गिर्द देखे वो बाहर निकल गई थी, और पीछे मीरा उसे आवाजें देती रह गई। वो साइकिल की स्पीड फुल छोड़े सामने की तरफ देती चली जा रही थी। वो वीरान सड़क पर साइकिल नीचे फेंकती दर्द के मोटे तने से टेक लगाती हुई गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो किसी से नहीं डरती थी सवाए सफूरा बेगम के, जो बात बात पर उसे थप्पड़ मारना अपना फर्ज समझती थी। वो ब्लू जीन्स घुटनों तक आता हुआ ब्लैक कुर्ता पहने हुए थी। जब हसबे मामूल 2 पोनियां किए हुए वो सख्त गुस्से में थी। फिर वो मुस्कुराई, क्योंकि उसे अपने शिकार मिल चुके थे। सामने ही 2 लड़के उसे देते उसके करीब आ चुके थे। वाह वाह, हमारी तो रात बन गई यार। लड़की वो भी अकेली, ऊपर सुनसान रोड। एक लड़का खुशी से कहका लगाते हुए बड़बड़ाया था। वो जवाबन इन लंगूर की शक्ल वाले को मुस्कुराकर देखती रही। फिर उसकी निगाहों में एक बहुत पुराना मंजर लहराया था। वो दूसरे ही पल इन लड़कों को अपने सरार में पीटना शुरू कर चुकी थी। वो दोनों तो हैरत ज़दा से थे, उसको मिट्टी में गिरा हुआ देख रहे थे जब वो मोटा डंडा उठाती उनके सर पर वार कर चुके थे। सर, आपकी बेटी के खिलाफ हमारे पास वारंट है। मिस हर्ट ने कल 2 लड़कों को चाकू से वार करके उन्हें डंडों से पीटा है। वो दोनों हॉस्पिटल एडमिट है। इंस्पेक्टर ने संजीदगी से रहमान शेराजी से कहा। ये सब किसने कहा आप लोगों से? रहमान साहब ने संजीदगी से इंस्पेक्टर से पूछा। उनके खिलाफ गवाह है हमारे पास। उन्होंने गवाही दी है कि मिस हर्ट रहमान ने इन लड़कों को बुरी तरह पीटा है। इंस्पेक्टर अशर ने संजीदगी से इर्द गिर्द देते हुए जवाब दिया। मेरे तो बहुत से दुश्मन है, यकीन किसी दुश्मन ने चंद गवाह खरीद लिए होंगे और आप लोग चले आए मेरी बेटी को गिरफ्तार करने। इंस्पेक्टर कोई ठोस सबूत लाओ, फिर ही आप लोग मेरी बेटी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसे तो हर को चलाएगा मेरी बेटी के खिलाफ गवाही देने। रहमान साहब ने काफी गुस्से से कहा था। इंस्पेक्टर अशर संजीदगी से उन्हें देता रहा। ओके मिस्टर शेराजी, अब आप हमें ठोस सबूत का वेट करें। वो संजीदगी से कहता हुआ अपने साथियों को इशारा करते हुए पलट गया, और बाकी सब लोग रहमान साहब को तनजा नजर से देख रहे थे, जिनके चेहरे पर सर ताजा छाए हुए थे। हर्ड हर्ड, वो सीढ़ियों की तरफ मुंह करके चलाए थे। मेहरा और हर्ड जल्दी से बाहर आई थी। हर्ड होंठ बीच बीच सीनिया उतरती हुई उनके करीब आई। अगला लम्हा बड़ा सा था उनके लिए। जनाटेदार थप्पड़ की गूंज पूरे शिराजी महल में गूंजी थी। उनका थप्पड़ इतना भारी था कि वह लहरा कर फर्श पर गिरी थी। तुम मेरी इज्जत इस माशरे में रहने दोगी या नहीं? हाँ, क्यों क्रिमिनल्स बनते जा रही हो तुम? वह चलाए थे उस पर गुस्से से, जगह होंठ पीछे उन्हें सुरख नजर से देख रहे थे। मारिया और मारो मुस्कुराती हुई आंखों से उसे देख रही थी, जबकि बाकी सब अपने अपने काम में मसरूफ थे कि यह तमाशा तो आए रोज चलता ही रहता था। जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब अगर तुम्हारी कोई कंप्लेन आए तो याद रखा कि तुम्हें जान से मार दूंगा। वो फड़का कर कहते हुए कमरे में चले गए थे। जी 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 जी, बेचारी क्रिमिनल हर्द। हाजिब के पास बैठता हुआ बड़बड़ाया। हाजिब, तुम्हें और कोई काम नहीं है? जाओ अपना काम करो। मीरा उसे उठाती हुई हाजिब पर बरसी। मुझे तो 100 काम है डियर। अपनी क्रिमिनल फ्रेंड्स का ख्याल रखना, लेकिन एहतियात करना कहीं तुम्हें ही ना मार दे। वो मुस्कुराकर कहता हुआ बाहर निकल गया था। पीछे हर स्पाट चेहरे से अपनी पुनिया कसते हुए बाहर निकल गए। 1 मिनट द जेंटलमैन उसके पीछे आती हुई बोली थी। वो रुका। जितने तुम शरीफ हो ना, ये क्रिमिनल अच्छे से जानती है। दूर हो, वरना अगली बार तुम्हारी भी हो सकती है। वो सट मुस्कुराहट से कहती हुई अपनी साइकिल की तरफ बढ़ी। ये साइकिल उसे नाना ने गिफ्ट की थी। हाजिब होंठ पीते हुए घर से बाहर निकलता हुआ देखने लगा। वेरान सड़क पर वो ब्लैक गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। चेहरे पर हौस नकाब था। बालू की छोटी सी पोनी की वो अपने ऊंचे लंबे कद में काफी नुमाया लग रहा था इस जगह खड़ा।
सर काम हो गया है। जिमी उसके पास आता हुआ धीमे से बोला गो। वो भारी आवाज में बोला था और जिमी सर हिलाता हुआ बाएं तरफ जाती सिर पर मुड़ गया। दूर से आती हुई साइकिल की आवाज पर वो रुका। वो भी इतने मशकूक इंसान को देखकर रुके थे जिसके हाथ में जदीद पिस्टल था और पिस्टल हद रहमान की कमजोरी था। उसे पिस्टल से खेलना बहुत पसंद था। वो सर चटता हुआ गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करता वो जान से उसके पीछे से गुजरा था और वो गर्दन मोड़े से जाता हुआ देखने लगी और फिर वो पैदल पर पैर मारते हुए आगे बढ़ गए। लड़की जब से आई हो जीना हराम कर रखा है तुमने। जिम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना। क्यों अपने साथ हमारा भी टाइम वेस्ट कर रही हो। वो झंझला कर आएगा था। मीरा ने उसकी नाक में दम कर रखा था। तो क्या मैं कल से ना आऊं। वो जल्दी से खुशी होते हुए बोली थी। बलाल ने घूर कर उस लड़की को देखा था। मीरा मुंह बसोकर आई गई थी। तो मैं बैठ जाऊं, मैं थक चुकी हूँ। मीरा ने जल्दी से आंखें पटपटाते हुए उससे पूछा था। बलाल गहरा सांस भरकर आ गया था। अगर वो हनादर की बहन ना होती तो वो 2 मिनट में उसे यहाँ से फारा कर देता, लेकिन हनादर उसका बेस्ट फ्रेंड था। इसी ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी बहन को वो खुद हैंडल करे। जो काम दिया है वो करो पहले, फिर बैठना। क्या यहाँ पर टीवी है। वो बनाकर कहता वो पलटा था जब उसके मासूम सवाल पर वो रुका। ये कोई थिएटर नहीं है, जिम है मैडम। काम पर ध्यान दो, वरना अगले 2 घंटे इसी काम पर लगाए रखूंगा। यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं मैडम। अगर तुम खाती हुई नजर आई तो मुंह पर टेप लगा दूंगा। एक एक लफ्ज चबा कर कहता हुआ वो चॉकलेट डस्टबिन में फेंकता हुआ तेज कदमों से अपने पर्सनल रूम की तरफ बढ़ गया था। हाय अल्लाह, ये क्या बला मेरे पीछे लगा दिया। घर पर थोड़े थे जो अब बाहर भी सरू शक्ल के लोगों को मेरे पीछे छोड़ दिया है। हट ने गौर से इस हंसता हाल हवेली को देखा था। वो काफी आगे निकल आई थी। इस हवेली के सामने आकर वो ठठक कर रुके थे। हवेली बाहर से काफी डरावनी लगती थी। वो साइकिल वहीं पर खड़ी करती हवेली के गेट के पास आई। ये लड़की यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर भूतों का बसेरा है। एक बुजुर्ग ने उसे गेट से अंदर झांकते हुए देखकर गुस्से से समझाया। लेकिन भूत तो रात को आते हैं ना, दिन के वक्त तो नहीं। वह मासूमियत से बोली थी और इस बुजुर्ग ने गौर से इसके नकुश देखे, जिसके तीखे नकुश सांवला रंग किसी से मिलता जुलता लगा था उन्हें। कौन हो लड़की तुम। पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा तुम्हें। बुजुर्ग छड़ी जमीन पर टकाता हुआ उलझे हुए लहजे में बोला था उसे। मैं तो आई यहाँ पर पहली बार हूँ। वैसे अच्छा लगा आपको गाँव में। पहले लंदन में थी, फिर अमेरिका, फिर तुर्की, फिर जापान, इसलिए यहाँ कभी नहीं आई, लेकिन अब आती जाती रहूंगी। ऐसा माहौल मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है बुजुर्ग को। वो मुस्कुराकर कहती हुई अंदर की तरफ झांकने लगी। बुजुर्ग कांधे उचकाता हुआ सर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। ये एक लोहे का जालियों वाला दरमियाने साज का दरवाजा था जिससे अंदर आसानी से देखा जा सकता था। गार्डन में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे जो हल्की हल्की हवा से हिल रहे थे, लेकिन हट बीबी ने उनके हिलने को किसी और ही मायने में लिया था। उफ, क्या इन फूलों को कोई जिन हिला रहा है। वो 2-3 कदम पीछे होती हुई बड़बड़ाई। हवा एकदम तेज हुई थी। भूत भूत। वो उल्टे कदम भागती हुई चलाती हुई साइकिल पर बैठी वहां से निकल गई थी। उसे भूतों वगैरह से बहुत ही डर लगता था। दूर खड़ा वजूद मुंह में सिगरेट दबाए सर चटता हुआ चेयर पर नीम दराज हुआ था। सर, आपके बारे में नई असामी को शिराजी ने बताया है। जिम मुझसे बोला था। वो जो जवाबन आंखें सुकड़े से देखता रहा था जिसे जिम खौफजदा हुआ था। शिराजी की गाड़ी पर गोलियों से हमला करवाओ, लेकिन बस जानलेवा हमला नहीं होना। वो सद लहजे में कहता हुआ इर्द गिर्द भागती हुई बतूहों को देखने लगा। ओके बॉस, जिम्मी कहता हुआ बाहर निकल गया था और वह नकाब चेहरे से सरकाता हुआ सिगरेट की डिब्बी खोलने लगा। उसकी रंगत इंतहाई सफेद थी जो धूप में चमकती थी। गुलाबी कटौदा होंठ बीचे हुए वो सिगरेट सुलगाने लगा था। वो व्हाइट कुर्ते के नीचे ब्लू जीन्स पहने हुए सर पर हैट पहने बाहर आए, जहाँ पर हाजिर सर पर पट्टी बांधे हुए अंदर दाल हो रहा था। अरे तुम्हें किसने मारा। हाय, काश मैं भी वहां होती तो कितना एंजॉय करती, बल्कि वीडियो बनाकर अपने पास सेव कर लेती। जब दिल करता तुम्हारी धुलाई होती हुई देख लेती। हर्ड उसकी हालत को देखकर हंसते हुए बोली थी जब वो फुनकारा था। तुम्हारी हालत भी ऐसे ही करूंगा, मुझे ठीक हो लेने दो पहले क्रिमिनल गर्ल। वो गुस्से से कहता हुआ लंगड़ा कर चलता हुआ अंदर चला गया। हा हा हा, खुद की नाक करवा लेना मेरे हाथों। वो सुनाती हुई बाहर निकल गई। हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी जब वो धीमे कदम से चलती हुई बाहर आई थी। उसके अकेले वीरान सड़कों पर चलना बहुत अच्छा लगता था। वो पैंट की पॉकेट में हाथ घुसाए हुए धीमे कदमों से चलने लगे थे। कांधों तक आते हुए बाल 2 कोनों में मुकेद ही रहते थे। सर पर रंग बिरंगी ईयर प्रिंट्स लगाने का भी बहुत शौक था, इसलिए उसने 2-3 प्रिंट्स तो लगाए ही रखती थी। पीछे से एक ब्लैक करोला गाड़ी स्पीड से चलती हुई उस तक आ रही थी। वो कानों में हेडफोन लगाए हुए थी और सर उठाए सामने की तरफ देखती हुई चलती जा रही थी। गाड़ी का उसका बहुत ही कम फासला रह गया था। जब वो ठोकर खाती नीचे गिरती, गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती। जब 2 हाथों ने सराय से उसे सड़क के बीचों बीच से खींचा था, वो बुखला कर आ गई थी। तक तक करते दिल से दूर होती हुई गाड़ी को देखती वो बचाने वाले की तरफ पलटी थी। जब वो हैरत ज़दा सी रह गई थी क्योंकि सामने तो कोई नहीं था। वो अचानक से इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन वीरान सड़क और सूखी झाड़ियों के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखा था। उफ, ये मेरा वहम था या क्या था। वो नीचे गिरे हुए हेडफोन उठाती हुई हैरत से बड़बड़ाई थी।
हमें मजबूरन आपकी बेटी को गिरफ्तार करना होगा। उन्होंने शॉपिंग मॉल के बाहर एक लड़के को पूरी तरह से पीटा है। लड़के के वालिदैन की हमारे पास रिपोर्ट दर्ज है और आपकी बेटी की वीडियो भी है हमारे पास, जो CCTV कैमरे से ली गई है और गवाह भी है। इंस्पेक्टर अर्शद ने डिटेल से रहमान शराजी को बताते हुए सामने खड़ी हद को गिरफ्तार करने का इशारा किया था। लेडी ऑफिसर को ले जाए मेरी तरफ से उसे। रहमान साथ सर्द लहजे में कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए थे और बाकी सब तमाशा देखने लगे थे। मेरा जिम थी। हाजिब ने तनसिया मुस्कुराहट से उसे देखा था, जो स्पार्श चेहरे से पुलिस के साथ हाल से बाहर निकले थे, जबकि आलिया बेगम तासब से और अफसोस के साथ जटती रह गए। मारूह नाहनों पर क्यूटिक्स लगाते हुए कांधों झुकाते हुए काम की तरफ फिर से मुतवज्जो हो गई थी। रहमान साहब गहरे गहरे सांस लेते खिड़की में आए, जहाँ पर लेडी ऑफिसर उसके साथी से कलाई पकड़े उसे पुलिस वैन में बैठा रहे थे। वो गाड़ी में बैठती उनके कमरे की खिड़की की तरफ देखने लगे थे। वो होंठ पीछे खुद पर बहुत ही जब्त कर थे। गाड़ी उनकी नजर से ओझल हो गई थी और जमानत के पेपर रेडी करवाओ अर्जेंट। उन्होंने फोन में अपने वकील से कहकर फोन बंद किया था और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़े। सुने, उसे फाइल चेक करते हुए अशोक को मुखातब किया। क्या मसला है मैडम? आपको जब से आई हैं आपकी फरमाइशें नहीं खत्म हो रही, या याद है आपको कि आप थाने में हैं, ना कि आप अपने बाप के घर में? अशोक ने गुस्से से उसे देते हुए दांत पीस कर उसे याद दिलाया। आई नो, मैं मिनरल वाटर यूज करती हूँ, मुझे पानी चाहिए। वो नाक से कोड़ती हुई बोली थी। सॉरी, आपको आम पानी ही पीना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने तन कर उसे जवाब दिया। लगता है इंस्पेक्टर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरूंगी। बाहर आकर मुझसे बच कर रहना, मुझसे बचकर दिखाना जरा। तुम हर से उंगली से उसे वार्न किया था और अर्शद ने हैरत से उसकी देदा दिलेरी देखी। तभी वकील उसकी जबान के पेपर्स लेकर आया था और अर्शद ने लब बीच कर उसकी तंजियां हंसी देखी। वो इशारों से उसकी नकल उतारने लगी थी, लेकिन जुबान बाहर निकाल कर चुराती तो कभी आंखें टेढ़ी कर सुनती थी। वो लब बीच कर वकील की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाय मारू, तुम कहाँ थी? कल से नजर नहीं आई। वो गाड़ी से उतरते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगी थी जब मानी गाड़ी से निकलता उस तरफ बोला था। तुम्हारे साहब, मैं कौन तुम्हारे मामे की बेटी हूँ या तुम्हारी बहन हूँ जो सारा दिन तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी? वो कमर पर हाथ रखकर नाक मुस्कुराती हुई बोली थी, जिस पर मानी उसे घूरा। फिर भी मैं सुबह तक यहाँ पर खड़ा तुम्हारा वेट करता रहा। वो गहरा सांस पकड़ रह गया था। जेल में थी सुबह से, अपनी आर्जी तौर पर जमानत पर छूट कर आई हूँ। उसे बिना देखे कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो होनक बनना उसके पूछ को आंखें फाड़ देता रह गया था, जबकि वह होंठों पर बहुत ही प्यार से मुस्कुराहट लिए अंदर दायर थी। वो ठटक कर रुकी थी क्योंकि सामने ही रहमान साहब एक हैंड कैडी और अपने पास रखे हुए और सीने पर हाथ बांधे उसी के इंतजार में थे। वो जैसे ही हाथ में आई, सामने ही रहमान साहब हैंड कैडी पास रखे हुए और हाथ में पेपर स्लीव्स का इंतजार में थे। वो गहरा सांस लेते हुए धीमे कदमों से चलती हुई उनके करीब आई। ये लो पेरिस की टिकट, अभी थोड़ी देर में तुम पेरिस के लिए रवाना हो रही हो। उन्होंने पेपर उसके हाथ में देते हुए बेतासर लहजे में कहा, उनके बड़े हुए हाथ को देखती हुई, लेकिन टिकट के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अब पाकिस्तान में रहूंगी। उसने संजीदगी से उनके चेहरे को देते हुए कहा था, तुमसे किसी ने तुम्हारी राय नहीं पूछी, तुम जा रही हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। वो टिकट और पेपर उसके हाथ में रखते हुए बोले, मेरा भी आखिरी फैसला है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके पास। हर ने जिद्दी लहजे में कहा, हर तुम दिन ब दिन ढीठ होती जा रही हो, चलो मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ एयरपोर्ट। उनकी कलाई पकड़ते हुए गुस्से से बोले थे, डैड मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहां से भी भाग आऊंगी। उसे सर्द लहजे में उन्हें देखते हुए कहा था, क्यों नहीं जाना चाहती तुम? वो उस पर फनकारे थे, मेरी मर्जी, मैं थक चुकी हूँ ट्रेवल्स कर करके, मैं अब ठहरना चाहती हूँ, आपके और मम्मा के पास रहना चाहती हूँ। वो सामने खड़े हाजिब को देते हुए बोली थी और रहमान साहब से देखते रहे। ठीक है, फिर अपना माइंड शादी के लिए बना लो, तुम्हारी बात तय कर दी है हाजिब से। वो गुस्से से कहते हुए पलट गए। वो जो इनकार करना चाहते थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन अब हर डमी देकर अपना फैसला बदल चुके थे। वो जानते थे कि वो हाजिब को पसंद नहीं करती, शायद इस तरह वो पेरिस जाने के लिए मान जाए। हर हैरत सदा से उनके पूछ को देती रह गए थे। ये डैड क्या कह कर गए हैं? वो हैरत से बड़बड़ाए, वही जो तुमने सुना है, क्रिमिनल गर्ल। हाजिम ने उसके करीब आते हुए तनसिया कहा, शक्ल देखी है अपनी, तुम्हें जान से मार दूंगी अगर मेरे डैड को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, और मेरे लिए कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुमसे बेहतर ये कौन जानता है। वो दांत पीस कर कहती हुई झुकी और अपना बैग पकड़ती हुई अंदर चले गई। पीछे हाजिम नफरत से उसकी बुझ को देखता रह गया। फिर से इनकार हो गया क्या? हद ने उसकी लड़की हुई शक्ल देखकर मुस्कुराकर पूछा, अगर ऐसा होता तो मेरी शक्ल लड़की नहीं चमकती हुई तुम्हें दिखती। पता नहीं इन लोगों को मुझ में क्या दिखा है कि वो डॉक्टर बेटर के लिए मेरा रिश्ता कबूल कर गए हैं। वो अफसुदा से लहजे में बोली। हर ताजब से देखती हुई उसके पास बैठी, अच्छा चलो छोड़ो ये सब, पिज्जा खाने चले। वो आहिस्ता से उसके कान में बोली थी, जिस पर मिर्रा का मरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिला था। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, अभी चलते हैं, रुको मैं चेंज कर रहा हूँ। इस लड़की को मारना है, शराजी ने उसको सामने तस्वीर रखते हुए बेतासर लहजे में कहा। उसने आंखें सुखाकर तस्वीर पकड़ी, फिर तस्वीर को देखा जहाँ एक लड़की दो पूनिया की भी बहुत मजे से साइकिल पर बैठी हुई खुलकर मुस्कुरा रही थी। आंखों में वाजा शरारत थी
उसे तस्वीर उसके मुंह पर फेंकी। औरत साद का कत्ल नहीं करता और तुम अच्छे से जानते हो ये सब, फिर भी तस्वीर उठाकर लिया जाहिल इंसान। वो गुस्से से भड़का था उस पर। शेराजी ने दांत पीस कर नीचे से तस्वीर उठाई, उसे देखा जो टेबल की दूसरी तरफ टांग पर टांग रखे उसे सख्त निगाहों से देख रहा था। वो एक लंबा चौड़ा इंसान था जिसके फूले हुए मसल से इतने फूले हुए थे कि वो कोई बॉडी बिल्डर लगता था, और बड़ी बड़ी ब्राउन बियर्ड, दोनों कान में 3-4 किस्म की बालियां पहने और आईब्रो में एक छोटी सी बाली पहनी हुई थी। कांधों तक आते बाल जो इस वक्त पौने में क्या थे, कलाई में सिल्वर ब्रेसलेट पहने, वो चेहरा काले रुमाल से ढके हुए था। नीली आंखों में हमेशा एक सर्दपन वाज़ा रहता था। उसे आज तक उसके आदमी के अलावा किसी ने नहीं देखा था। उससे लड़की मत को बहुत चालाक है और एक कत्ल भी कर चुकी है, और रकम तुम जितनी डिमांड करोगे इतनी मिलेगी। शेराजी ने होंठ पींच कर उसको देखा, जिससे हैरत से तस्वीर पर 24-25 साल लड़की को देखा था, जिसकी शक्ल इंतहाई मासूम थी। यह शक्ल से ही मासूम लगती है, अपने मामू का कत्ल कर चुकी है, और तो और 2-3 लड़कों को आए दिन हॉस्पिटल पहुंचाया होता है उसने। सिर्फ मुंह की बोलियां, करतूत पूरे क्रिमिनल्स वाले हैं। शेराजी ने नफरत से इसका जिक्र किया था। शेराजी ने आधा मुंह ढांपा हुआ था, उसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। हा हा हा, वो वैसा था क्या कल का गया। शेराजी ने होंठ पीछे, नाम क्या है इसका? उसने दाढ़ी कुचकाते हुए आंखें सुर कर पूछा। तुम्हारे लिए पता करना कौन सा मुश्किल है? शेराजी ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, 20 करोड़। उसने चेयर से उठते हुए ठंडे लहजे में कहा, 20 करोड़? इतनी रकम? शेराजी ने हैरत से पूछा, बिल्कुल, अगर एतराज है तो मेरी तरफ से ना है। वह मगरूर लहजे में कहता हुआ अंधेरे कमरे में से बाहर निकल गया था। उफ, शेराजी ने मुठियां बेची, एक बार काम हो जाए तुझे तो देख लूंगा मैं, हबीस इंसान। शेराजी गुस्से से बड़बड़ाया था।